दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक गुजर रहा होगा सब कुछ। बस इसी तरह इंतज़ार कीजिए वैक्सीन आने का। नो अल्टरनेटिव। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संजीव वर्मा है। मैं एक एमएसएमई हूँ। रहने वाला बिहार का हूँ और फिलहाल पटना में रहता हूँ। मैंने 2014 में सीलिंग फैन बनाने का इकाई बिहार में पहली बार सीएनसी यूनिट स्थापना करने का योजना बनाया था और 2014 में आईसीआईसी बैंक वालों ने मुझसे संपर्क किया था। मैं उनसे संपर्क नहीं किया था। वो डिटेल के लिए कृपया कर वॉल्यूम 1 और 2 देखिएगा। और उन्होंने वन टाइम 75 लाख देने का कमिटमेंट करके 13 लाख दिया और जो यूनिट 2014 में स्टार्ट होना चाहिए था, है ना, वो यूनिट 2019 में जाके कंप्लीट हुआ और जो लोन 75 लाख में हो जाना चाहिए था उसको उन्होंने 1.5 करोड़ तक बढ़ा दिया। जो वन टाइम लोन देना था उसको उन्होंने 7 टाइम्स में दिया। इस जो धोखाधड़ी उन्होंने मेरे साथ किया, मैं इस सारे मामला को माननीय न्यायालय में लेके गया, क्योंकि और कहीं इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। बैंक में इंटरनल जनरली कुछ नहीं होता है। वो डिपार्टमेंट सही पूछे तो बेकार का डिपार्टमेंट है। इंटरनल कोई सुनवाई नहीं, फिर बैंकिंग ओम्बुड्समेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं। अल्टीमेटली कोर्ट में गया और कोर्ट में माननीय 4 जजों ने अभी तक मेरे फेवर में कदम उठाया। इस सारे चीज़ की जानकारी के लिए आपसे नम्र निवेदन है, कृपया करके वॉल्यूम 1 और 2 एक बार देख लीजिएगा। सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। जो भी यूनिट चल रहा था, शुरू हुआ और चलने लगा, वो 2019 में सितंबर में जो पटना में बाढ़ आया, मतलब हमको लगता है 1974 या 5 में शायद एक बार बाढ़ आया था। उसके बाद जो 2019 में बाढ़ आया, मेरी यूनिट में भी पानी भरा हुआ था और बहुत नुकसान हुआ। मतलब यूनिट लगभग बर्बाद, तहस नहस हो गया। और स्टेट बैंक का 32 लाख का सीसी चल रहा था मैंने, और उसके ऊपर स्टेट बैंक ने ही 45 या 47 लाख का इंश्योरेंस कर रखा था स्टॉक पे। मैंने जब उसका क्लेम किया तो जो सर्वेयर आए 5 लाख का घूस मांगे 10%, और जो मैं घूस नहीं दिया इसके चलते वो क्लेम भी हमको नहीं मिला। लाख कंप्लेन करके रह गया, उसका कोई फायदा नहीं। खैर, यूनिट तब से ठप पड़ा हुआ है एकदम। जो भी प्रोडक्शन था वो भी जीरो हो गया, क्योंकि सारा स्टॉक बर्बाद हो गया। आइए कल क्या हुआ, अब इधर में डेवलपमेंट उसमें क्या हुआ उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, मुझे जो भी एक्सपीरियंस हो रही है ना, इसको देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये एक संदेश है। तो इसको जरूर देखने की कोशिश कीजिए। और आप अगर मान लीजिए कि मेरा वॉल्यूम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि एक करंट वॉल्यूम और एक पीछे का वॉल्यूम को लेके चलिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। बस मैं एक एमएसएमई हूँ और एक एमएसएमई आपसे बात कर रहा है। हुआ यूँ कि जब मैं मेल कर रहा था, डायरेक्ट स्टेट बैंक के चेयरमैन को मेल कर रहा था, तो क्या हुआ कि सीजीएम साहब से एक मीटिंग उन्होंने तय किया। 16 मार्च के डेट में मीटिंग रखा गया। उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया। सीजीएम साहब के चैम्बर में वो मीटिंग थी। उसमें GM1 जो थे वो आए थे। कलकत्ता से एसबीआई जनरल के जो बड़े अधिकारी थे उनको भी बुलाया गया था, और यहाँ के जो पटना के जो ब्रांच हेड थे उनको बुलाया गया था। सीजीएम साहब मेरे बातों को सुनने के बाद पहला लाइन बोले थे कि वर्मा जी, सर्वेयर लोग इस तरह का काम करते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए, स्टेट बैंक के सीजीएम पूरे राज्य के प्रमुख होते हैं। मान लीजिए कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह का बात करें 2 मिनट के लिए, मान लीजिए, तो उनके बात पे उनका अमल होना चाहिए। भाई, वो सर्वे सर्वा हैं, उनकी बात का भी अमल नहीं हो तो फायदा क्या। उनके सामने आधा घंटा तक मीटिंग चला कंप्लीट। और जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के कोलकाता से आए हुए थे, उन्होंने बोला कि वर्मा जी, आपका ये काम एकदम होगा, आप चिंता मत कीजिए, इसलिए कि हम लोग के एमडी हैं, उनसे मिलके हम इसका सब जितना जल्दी हो, खाली आप क्या कीजिए कि जो भी परचेज बिल है
और सेल का जो भी ये है, मैंने जो भी उपलब्ध कागज़ था जो मैं बराबर दे रहा था, अब वो अपना एक मेल आईडी लिखा दिए। अब बोले कि इस मेल आईडी में आप सारा कुछ हमको तुरंत मेल कर दीजिए। हम कागज़ें इतनी थी, परचेज बिल बहुत सारा था, लगभग 16 मेल में जाके वो कंप्लीट हुआ। 16 मेल मैंने उसी शाम उनको कर दिया। लेकिन देखिए एक चीज़, सर्वेयर के ऊपर जो डायरेक्ट मैंने घूसखोरी का है ना जो क्लेम कर दिया था, ये कोई पचा नहीं पा रहा था। असल में देखिए ये पूरा बाद में पता चला, मैं कई वॉल्यूम में इसकी डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। जब पता चला कि ये कंप्लीट नेक्सस है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है ना, इन लोगों का दुकान खुल जाता है। और ये दुकान का संचालन जो होता है ना, सर्वेयर के द्वारा होता है, क्योंकि सर्वेयर जो होते हैं वही डायरेक्ट आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। देखिए ये जो इंस्पेक्शन वर्ड है ना, यहीं पे लेन देन स्टार्ट हो जाता है। हमें पटना के कई व्यापारी बोले कि वर्मा जी 100 आदमी में 99 आदमी पैसा दे देता है, एकमात्र आप हैं जो पैसा नहीं दिए हैं, और आपका काम आज बंद क्यों पड़ा है? क्योंकि वो 5 लाख मांगा, दे देते, 40 लाख रुपया हाथ में तो आता, आपका काम तो चलता। भाई बात तो बिल्कुल सही था, 5 लाख मैं दे देता, 40 लाख मुझे मिल जाता। अब ये सही है कि गलत है, ये आप सोचिए। मुझे जो सही समझ में आया मैंने किया। मैं 1 रुपया नहीं दिया, नॉट अ सिंगल रुपी। चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा यूनिट खत्म हो जाए, चाहे मैं खत्म हो जाऊं, इस तरह के प्रैक्टिस को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता हूं। इस प्रैक्टिस को बंद करने का कोशिश करूंगा, सबके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आज देखिए हमारे भुवनेश्वर के एक दुकानदार बताए कि देखिए वहाँ पे हर साल फोनी तूफान आता है और हर साल ये धंधा चलता है। उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग उनका है, मैं इसको भी अपलोड किया हूँ। आप देखिएगा मेरे चैनल पे आप जाइए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नॉलेज थोड़ा बहुत मिलेगा। मैं कोई आपसे पैसा नहीं मांगता हूँ। बहुत लोग तो नॉलेज के अगेंस्ट में पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन मैं वो सब काम नहीं करता हूँ। नॉलेज फ्री टू एयर होना चाहिए, फ्री फॉर एवरीथिंग, एवरीबॉडी। नॉलेज ये होना चाहिए, नॉलेज बांटने, ज्ञान बांटने का चीज़ है, ज्ञान बेचने का चीज़ नहीं है, ज्ञान बांटने का चीज़ है। जिस तरह से स्कूलों में बच्चों को ज्ञान बेचा जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये काम सरकार को टेकअप कर लेना चाहिए। आज के युग में मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में ऑफलाइन स्कूल नो सॉल्यूशन, ऑनलाइन सबके रीच के बाहर है। एक मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास, मैं बताया हूँ, हर क्लास का चैनल खोल दीजिए, हर एक क्लास का चैनल खोल दीजिए। और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट सक्षम है, उसके दूरदर्शन का चैनल का नेटवर्क गांव गांव तक जाता है। ये काम सरकार कर सकती है। एक बार कहानी खत्म कर दीजिए, एजुकेशन जिनको लेना है बढ़िया से लेंगे। इसको सोचिए। अब देखिए क्या हुआ, ये लोग के ऊपर जब मैं एकदम जो सर्वेयर की बातों को एकदम ओपन कर दिया, तो स्टेट बैंक ने दोबारा सर्वे कराया था। दोबारा सर्वे में सर्वेयर ने रिपोर्ट बताया कि इनके पास इतना माल जो है सो पड़ा हुआ है। उसको भी वो लोग मानने को तैयार नहीं। अगर वो लोग उस सेकंड सर्वे की रिपोर्ट को एडमिट कर लेता, तो जो पहला सर्वेयर आया था ना, वो दिल्ली से आया था और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उस पर क्वेश्चन लग जाता। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा गिफ्ट बांटते हैं, हेवी गिफ्ट, छोटी गिफ्ट नहीं। मतलब 2.5 लाख का तो गिफ्ट पड़ा हुआ था न्यू ईयर के समय में। मैं SBI जनरल के ऑफिस में देखा कि 2,500 रुपये का इलेक्ट्रिक केटल सिर्फ स्टेट बैंक के स्टाफ को देने के लिए, क्योंकि वहीं से बिजनेस आता है, सबको मिला के चलना है। कैश एंड काइंड, यहाँ से कैश निकालो और काइंड के रूप में, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसीलिए ये जो होता है ना इंस्पेक्शन वर्ड जो होता है ना, सर्वे, पैसे का लेन देन दरअसल यहीं पे स्टार्ट होता है। 16 मार्च को जो मीटिंग हुआ, कंक्लूड हुआ, सारा पेपर मैंने भेज दिया, उसके बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं किया। जबकि स्टेट बैंक के AGM का क्लियर वर्जन है, ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि सर्वेयर इस चीटिंग करते हैं, वो एडमिट किए हैं। इवन कि देखिए AGM के ऊपर में DGM है, DGM का क्लियर स्टेटमेंट है, वो भी यही बात रिपीट कर रहे हैं और CGM भी यही बात रिपीट कर रहे हैं। तो बचा कौन? आप सब लोग जान रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो भाई न्याय देने का काम आपका है। अब हर एक बात को मैं कोर्ट में लेके जाऊं?
कोर्ट कोई आसान नहीं है। आप एक कोर्ट में जाइए, आज देखिए मैंने जुलाई से केस अब साल लगने को आया, अभी तक डिसीजन लेवल पे नहीं आया है मैटर मेरा। तो हम तो भुक्तभोगी है ना भाई। तो न्याय ठीक है, न्याय आप कोर्ट से मिलेगा, लेकिन न्याय बहुत आसान नहीं है। वकील साहब का फीस कोर्ट फीस से बहुत महंगा पड़ता है। कोर्ट फीस है क्या, मात्र 20-25 रुपया में आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो पैसे का सिलसिला वकील साहब के साथ चलता है, अगर वो कोई सहन नहीं कर सकता है तो वो न्याय का नहीं पा सकता है। जबकि प्रावधान है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय ले सकते हैं, सरकार आपको वकील देगी। लेकिन उसमें एक प्रावधान और है कि आपकी आमदनी शायद 1-1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब मेरा ITR तो 5-6 लाख का था, तो हमको तो वो भी रास्ता मेरे लिए बंद था और आमदनी थी नहीं। देखिए दोनों चीज़, ITR 5-6 लाख का था, इसको लोग इसलिए करता था ICICI बैंक वाला ताकि वो फाइनेंस कर सके। लेकिन गलती वो क्या किया, 5-6 लाख के ITR पे 23 लाख का EMI लगा दिया, वहीं पे वो फंसा हुआ है। वो सब कुछ से निकल जाएगा, मान लीजिए सारे पेपर से निकल जाएगा। इस बात का जवाब वो कौन से न्यायालय में देगा कि भाई जिसकी आमदनी 6 लाख रुपया है उसके ऊपर तुम 23 लाख का EMI लगाए हुए, वो कहाँ से तुम्हारा लोन देगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। आमदनी के हिसाब से ही आप EMI बैठा सकते हैं। ये RBI, ये जायज बात है भाई। अब आपने एक गलती की हुई है, उसको छुपाने के लिए आप गलती पे गलती कर रहे हैं। जबरदस्ती आप कागज के बल पे आप फाइनेंस किए जा रहे हैं। और लास्ट टाइम जो उन्होंने 30 लाख रुपया फाइनेंस किया था, उसमें तो कागज भी सपोर्ट नहीं किया था, फिर भी किए, क्योंकि मैं उनको बोल रहा था कि मैं इस मामला को लेके जाऊंगा कोर्ट में। और जब कोर्ट के नाम लेता था तो वो लोग डरते थे। मैंने जो काम 75 लाख का होता वन टाइम में 2014 में और कंपनी शुरू हो जाता, तो आज के डेट में मैं 75 करोड़ का मालिक होता। और सरकार को कम से कम मेरे इस काम से 100 करोड़ का राजस्व का अभी तक प्राप्ति हुआ रहता है। सरकार को भी चाहिए ICICI बैंक पे मुकदमा ठोके 100 करोड़ का, जैसे मैं मुकदमा ठोकने जा रहा हूँ फाइनेंशियल डैमेज का। सरकार को भी चाहिए कि अपना जो राजस्व का लॉस हुआ है, ताकि इस तरह का धंधा वो कम से कम MSME के साथ तो नहीं करना चाहिए। जिस MSME को बचाने के लिए सरकार कई तरह की बातें कर रही है। सरकार तो बातें कर रही है, योजना बनाई जाती है, लेकिन ऐसे लोग धोखाधड़ी करके MSME को बर्बाद करने का काम करते हैं, गलत है। अब देखिए हुआ क्या, कल मैं गया, असल में डेवलपमेंट कुछ इधर दूसरा क्या हो गया कि जब मैं लगातार चेयरमैन को मेल कर रहा था स्टेट बैंक के इस मैटर को लेके, तो एक दिन चूंकि मेरा वो यूनिट NPA हो गया था, NPA होने के बाद वो एक रिकवरी डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक में सार्ब के नाम से, उसके AGM के पास वो मैटर चला गया। और जब इधर मैं चेयरमैन को डायरेक्ट मेल कर रहा था, CGM जान रहे हैं, DGM जान रहे हैं, AGM जान रहे हैं कि इसके साथ गलत हुआ है। तो सार्ब के AGM का मेल प्राप्त हुआ, 1 हफ्ता पहले की बात है, करंट बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि आप अपने यूनिट को रिवाइव करने के लिए SMECC के AGM से संपर्क कीजिए। ठीक, अब DGM साहब हमको फ़ोन पे बताए कि भाई AGM बदल गए हैं, पूरा टीम बदल गया है। अब मैं उनको आपके बारे में कह दिया हूँ, आप एक बार उनसे जाके मिल लीजिए, खाली वहाँ के जो AGM है उनसे मिलिए, और जो चीफ मैनेजर है, चूँकि जो साइंसनिंग पावर उन्हीं के हाथ में, उन लोग से एक बार आप जाके मिल लीजिए। ठीक, उनके कहे अनुसार मैं संपर्क किया। क्योंकि देखिए आज का समय ऐसा है कि आप बेवजह तुरंत बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ता है। तो मैं उनसे संपर्क किया AGM साहब से। AGM साहब ने सोमवार का टाइम दिया था, यानी कल यानी 8 तारीख का, 8 जून 2020 का उन्होंने समय दिया था कि आप आइएगा, जो भी आपने चिट्ठी पत्री CGM साहब को लिखा है और जो भी कागज़ है वो सब ले के आप आइए। ठीक, मैं गया। अब थोड़ा सा स्टेट बैंक का इतना बड़ा ऑफिस है, चूँकि पटना है, राज्य का सबसे बड़ा ऑफिस है। अब वहाँ से एंट्री का एक थोड़ा सा सीन समझाता हूँ। नीचे ज़मीन पे स्टिकर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1.5 मीटर डिस्टेंस, और ज़रा दोनों स्टिकर के बीच का स्टिकर में मेजरमेंट कीजिएगा तो 1 मीटर भी नहीं है। मतलब लिखा हुआ है 1.5 मीटर, स्टिकर लगाया गया 1 मीटर, कम से कम वो लिखा नहीं होना चाहिए। आप डिस्टेंस लिख देते अलग बात है। गार्ड
यहाँ पे मास्क लगाए हुए था, मतलब मुंह खुला हुआ है, नाक खुला हुआ है, दाढ़ी पे मास्क लगा हुआ है ऐसे। मेरा थर्मल स्कैनिंग किया गया, गार्ड ने किया। एक हाथ में उसके पास थर्मल स्कैनर है और दूसरे हाथ में एक सैनिटाइजर रखे हुए और मास्क यहाँ पे। थर्मल स्कैनिंग पहले किया, हाथ में सैनिटाइजर दिया, खैर में चला। अब देखिए फिजिकली क्या है ना कि ये जो 10 रुपया वाला मास्क आता है ना, मैं तो पूरा मास्क लगाया, मेरे भी 10 रुपया का ही मास्क लगाया हुआ था। तो मैं असल में ये जो मास्क लगाने के बाद होता क्या, यहाँ पे दबाव पड़ जाता है ये, और इस दबाव को आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बर्दाश्त कीजिएगा तो क्या हो, यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो ये, और दूसरा सांस लेने में सफोकेशन होता है। और जो चश्मा जो लोग लगाते हैं, तो जब मास्क लगा के आप सांस लेते हैं ना तो भाप जाता है स्क्रीन पे और वो धुंधला होने लगता है बार बार, मैंने बार बार जब आप सांस छोड़िएगा भाप ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ से हवा निकलने का जगह उसको मिलता है। ये सब जगह पैक होता है तो एक ही जगह मिलता है। ये प्रैक्टिकली, अब आप बोलिएगा कि M92 ये मास्क वो ना, तो वो देखिए वो 200 150 100 रुपये का मास्क आसानी से कोई खरीद नहीं सकता है, और आप बोलते हैं वन टाइम उसको काटिए फेंक दीजिए, कहाँ से भाई इतना पैसा आएगा सोचिए। तो मास्क सही पूछिए तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बिना मास्क का ये बीमारी बढ़ रहा है। यही कारण है कि लगभग मैं देखा कि 95% लोग बिना मास्क के चल रहे थे। मुझे पहले तो देख के गुस्सा आया कि चूँकि मैं जब भी देखता हूँ इस तरह की बातें, लेकिन जब मैं खुद कल अच्छा खासा देर में मास्क लगाया हुआ था, अब मुझे भी जब नाक में पेन होने लगा तब मैं महसूस किया कि नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दिन दिन भर आदमी मास्क लगा के रहे। और न लगाइए तो नतीजा देखिए किस तरह से वायरस बढ़ते जा रहा है, अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है। तो दोनों में सॉल्यूशन नहीं है। एक तरफ क्या था, जान है जहान है वाला बात हो गया था, इकोनॉमी की बात हो गई थी, और दूसरा ये मास्क। तो मतलब अब देखिए समस्या, एक गाना है ना, क्या करें क्या ना करें एक ऐसी मुश्किल है, तो वही सिचुएशन है, क्या करें क्या क्या ना करें। खैर थर्मल स्कैनिंग हुआ, मैं ऊपर गया। सबसे पहले चूँकि ये दोनों व्यक्ति नए आए थे, एक पुराने व्यक्ति थे चीफ मैनेजर मेंटेनेंस वाले, उनसे जाके मिला, वो बैठाए, चूँकि वो जानते थे हमको और ये जानते थे कि CGM साहब के साथ इनका मीटिंग हुआ है, तो थोड़ा नीचे का अफसर ऊपर के अफसर से थोड़ा सा डरता है, तो इस नाते वो थोड़ा हमको इज्जत से बैठाए। इसी बीच में तो उनका भी मास्क देखे यहाँ लटका हुआ है दाढ़ी के पास, बोले सर जरा सा मास्क लगा लेते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो हाँ लगा दिए, तुरंत चढ़ा लिए। बोले कि देखिए अभी दोनों लोग नए आ गए हैं, आप डायरेक्ट चीफ मैनेजर साइंसन से जाके मिलिए, उनका नाम अजय कुमार गौरव, वो बताए कि आप उनसे मिलिए, वो करना उड़ना सब उन्हीं को है, आपका यूनिट वही रिवाइव करेंगे। तो मैं उनको नमस्कार करके चला गया उनके पास। चीफ मैनेजर साइंसन अजय कुमार गौरव जी, समय दिन के 11:30, पूरा रिकॉर्डेड है, मतलब कैमरा तो बहुत लगा हुआ है, स्टेट बैंक है, सोचने वाली बात है। तो पहले वो पूछे भाई कौन है क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम संजीव वर्मा है, मैं MSME हूँ, और साथ में एक चीज़ और ऐड कर दिया, थोड़ा उससे होता है कि हम एकदम बाहरी नहीं हैं, थोड़ा सा फैमिली के आदमी हैं। मैं बताया कि मेरे फादर भी रिटायर्ड AGM रहे हुए हैं स्टेट बैंक के, तो थोड़ा सा आदमी फिर अफसर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, उसको लगेगा ना कि कोई जैसे पुलिस ऑफिसर से मिली है, उसको लगेगा ये पुलिस फैमिली से है, तो थोड़ा सा आपके प्रति नज़रिया उनका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो जाहिर इसको देखिए, जहाँ से थोड़ा सा पैर रखने का जगह मिले ना, तो थोड़ा सा इसका लाभ कहिए जो कहिए, मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन में वो जुड़ा हुआ है, मेरे फादर क्या करते थे ये बताना मेरा हक है। तो उसके बाद वो बोले कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, चूँकि वो कुछ जान नहीं रहे थे। तो मैं बताया ऐसा ऐसा पटना में 2019 में बाढ़ आया था, मेरे यूनिट में पानी भर गया था। तो वो बोले कि आप क्या चीज़ का यूनिट है आपका, तो मैं बोला इस बिहार में फर्स्ट टाइम मैंने सीलिंग फैन बनाने का यूनिट स्थापित किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्लैपिंग किया ऐसे, अरे वाह बिहार में मैन्युफैक्चरिंग, ये तो वही हो गया जैसे वो शोले फिल्म में था ना कि क्या था कि जेल में सुरंग वाला एक डायलॉग था ना, वही चीज़, ये बिहार में फैक्ट्री क्लैप। सीलिंग फैन तो मैंने पहला बार सुना है कि बिहार में बनता है, मतलब पूरा आप बनाते हैं क्या? बोले हाँ सर, पूरा कंप्लीट पेंटिंग तक का यूनिट मेरा है, पूरा वाइंडिंग यूनिट, मैं असेंबलिंग नहीं, मैं कंप्लीट एक मैन्युफैक्चरिंग शब्द इसके लिए उपयुक्त होगा।
तो बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। बोले हाँ तो बताइए क्या दिक्कत हुआ। तो मैं बताया कि ऐसा ऐसा जब पानी आया था तो मैंने क्लेम के लिए इंश्योरेंस में ये किया, सर्वेयर ने पैसा मांगा, मैंने ये नहीं दिया, तो मैंने उनका कंप्लेन कर दिया और उनका कंप्लेन बहुत ठोक बजा के किया और ऊपर के अधिकारी तक इसका कंप्लेन किया। बस जहाँ वो सुने कंप्लेन वाली बात, उनका नज़रिया एकदम उल्टा हो गया। अब देखिए हुआ क्या। मैं उनसे इस बीच में एक और चीज़ पूछा था कि सर इसके पहले आप कहाँ पोस्टेड थे। तो वो बताए थे कि जिस समय अच्छे माहौल में बातचीत हो रही थी तो वो बताए थे कि मैं स्टेट बैंक LHO में पोस्टेड था। तो हम बोले सर किस पोस्ट पे पोस्टेड थे। मैं एक प्रश्न और कर दिया। तो बोले कि मैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में था। तो जब वो बोले ना कि मैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट था तो मैं समझ गया। इंस्पेक्शन इंक्वायरी डिपार्टमेंट के लोग को मैं बढ़िया से जानता हूँ। ये जनरली इंस्पेक्शन के नाम पे जिसके नाम जो आदमी कंप्लेन करता है उसका भला जनरली नहीं होता है। ये बैंक अधिकारी के ऊपर जो कंप्लेन होता है उसको ये लोग लिपापोती करके उसको बचाने का काम जनरली करते हैं। और मान लीजिए किसी के ऊपर में घूसखोरी का आरोप है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बैंक एम्प्लॉय के ऊपर 10 लाख का घूसखोरी का आरोप है तो अगर वो इनको 5 लाख दे देगा तो उसका इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो बच जाएगा। तो इंस्पेक्शन वाले पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इंक्वायरी वाले भी पैसा कमाते हैं, ये जनरली देखा गया है। जैसे फर्स्ट हैंड जिनके पास पावर होता है ना तो उनको पैसा मिलता है इन जनरल। अब अपवाद सब जगह है, आखिर उनके खिलाफ भी मुकदमा होता है, उनके खिलाफ भी केसेस होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट बैंक फ्रॉड के मामले में आप गूगल कर लीजिए, नंबर 2 है। नंबर 1 ICICI बैंक, नंबर 2 में स्टेट बैंक का नाम आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं आगे की बोल हाँ हाँ तो बताइए। अब उनका देखिए बातचीत करने का तरीका एकदम मेरे प्रति बदल गया। वो देख लिए कि ये तो कंप्लेन वाला आदमी है और ये तो अब बोले हाँ हाँ बताइए तब क्या हुआ। तो हम बोले कि सर ऐसा ऐसा जब मैं ये स्टॉक इंस्पेक्शन, इस बीच में वो अपना एक फ़ोन निकाले बड़ा सा, मतलब जनरली साइज में हमको लगता है वो 8 इंच से कम नहीं होगा और बहुत महंगा फ़ोन था। वो क्या है स्केल 4 ऑफिसर, स्केल 5 AGM भी नहीं है, स्केल 4 ऑफिसर, और बहुत महंगा फ़ोन मिलाए। और किसी लगता है कि वो जो ब्रोकर होता है जो ज़मीन का खरीद बिक्री करता है उसको वो फ़ोन मिलाए। उसको उनसे उनका जान पहचान पहले से है, क्योंकि जिस तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उससे टॉक करने लगे। बोले कि देखिए पटना में चाह रहे हैं कि मकान बनाना, बात कर रहे हैं उससे अजय कुमार गौरव साहब, पटना में चाह रहे हैं मकान बनाना, सो 4-5 कट्ठा, अगर 5 कट्ठा ज़मीन हमको मिल जाए तो वो शायद उधर से रिप्लाई किया सर पटना का ज़मीन तो बहुत महंगा है, 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ भी कीमत जा सकता है। बोले वो पैसे का आप टेंशन मत लीजिए, बढ़िया मकान एक ठो बना देना है कि देखिए मेरा उम्र 45 साल हो गया है। वो बता रहे थे, मेरी बात मत बोलिए, वो जैसा बता रहे थे। इस बीच में मैं अपनी बात, चूंकि वो बात करने लगे तो मैं रुक गया। तो इस बीच में बोले अरे आप अपनी बात कहिए ना भाई, क्या बात है आपने जो आप हम ले सर आप बात करें, अरे छोड़िए ना आप अपनी बात कहिए। अब उसके साथ वो हंस हंस के बात कर रहे हैं, 5 कट्ठा ज़मीन खरीदना है, मकान बनाना है, पर्सनल टॉक। कस्टमर बैठा हुआ है, आप पर्सनल टॉक कस्टमर को इग्नोर करके कस्टमर के ऊपर में क्या आप मैसेज कस्टमर को दे रहे हैं कि भाई आप चुपचाप से उठ के चले जाइए, यही मैसेज आप दे रहे हैं ना। इस तरह से वो लगभग ऑन रिकॉर्ड, चूँकि कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है, देखने की चीज़ है, ऑन रिकॉर्ड है, लगभग हम समझते हैं 5 मिनट से कम बात नहीं किए होंगे। इस बीच में जब जब मैं बात अपना रोकता था तब तक वो हमेशा झल्ला के बोलते थे मेरे तरफ, आप अपना बात कंटिन्यू कीजिए ना, मतलब इशारा दे रहे थे कि आप उठ के जाइए ना। मैं देखा कि इज्जत प्यारा है भाई, मैं इतना बेइज्जता आदमी नहीं हूँ, कुल मिला के एक MSME हूँ, कोई गुनाह नहीं किया हूँ, मैं आपका ग्राहक हूँ, मुझे आपके पास भेजा गया है। और इन जनरल यही होता है ना कि आए घर मेहमान को बेइज्जत करो। मैं चुप हो गया। उसके बाद वो अपना फ़ोन रखे, हाँ तो बताइए क्या करें हम। सीधे एकदम नज़रिया, एकदम बात करने का एकदम उखड़ा हुआ नज़रिया से, हाँ तो क्या करें हम बोले सर एक काम कीजिए, खाली इतना AGM साहब तो नहीं है, वो मीटिंग में गए हुए हैं, पता चला है हमको, तो ये जो कुछ कागज़ वो मांगे थे ये कागज़ हम आपके पास छोड़ जाते हैं। क्योंकि AGM साहब और उनका चैम्बर एकदम, चैम्बर नहीं वो ओपन एरिया में है, AGM साहब का तो चैम्बर था, वो एकदम सटा हुआ है और शीशा से वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप इस कागज़ को खाली AGM साहब को दे दीजिएगा। तो पहले वो कागज़ को देखे
बोले कि लेटर जो था वो 2019 का था, जो मैंने सीजीएम साहब को एड्रेस किया था। दूसरा लेटर भी था, वो भी सीजीएम साहब को एड्रेस किया। ये तो आप सीजीएम साहब का लेटर हम क्यों लें? हमने सर ये लेटर सब एजीएम साहब मांगे थे, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। आपसे नम्र निवेदन है, कृपया ये सारा कागज आप एजीएम साहब जब आएंगे मीटिंग से आप उनको दे दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे, तुरंत हम नहीं रखेंगे, आपको जो करना है कीजिए। हमने सर उनके टेबल पर, अरे टेबल पर रखिए, जिधर फेंकना है फेंक दीजिए, उससे क्या मतलब है? क्या तरीका है? मैं हमेशा बोलता हूँ कस्टमर के साथ ठीक से बात कीजिए। देखिए कस्टमर है तो सब कुछ है, और स्टेट बैंक के अधिकारी का जनरली कस्टमर के साथ बहुत खराब संबंध रहता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, लगभग जगह से रिपोर्टिंग आते रहता है, चाहे ब्रांच के हो चाहे। फिर मैं गया एजीएम साहब के चैम्बर में, बगल में एक पियून था, पियून को बोला कि मैं इसको रख दूँ एजीएम साहब के कीबोर्ड के नीचे रख देता हूँ। तो बोले हाँ हाँ लगा दीजिए ना। तो मैंने कीबोर्ड के नीचे उस सारे कागज़ को रख दिया। एजीएम साहब को फ़ोन किया, वो मेरा फ़ोन पिकअप किए, बोले कि ठीक है जो भी पेपर है आप रख दीजिए। एक मामूली स्टेट बैंक का अफसर, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको ठीक से समझिएगा। ये सब मामला जो है ना बिल्कुल इंक्वायरी का मामला है। वो आज 7.5 करोड़ की ज़मीन खरीदने की बात कर रहा है। स्टेट बैंक का मामूली अफसर, स्केल 4 अफसर, वो कोई चेयरमैन नहीं है, 7.5 करोड़ की ज़मीन खरीदने की पटना शहर में बात कर रहा है। और 5 कट्ठा ज़मीन मालूम, यहाँ पे कट्ठा इन सेंस ऐसा होता है कि 350 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा बोला जाता है। आपको ऐसे आप कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, 350 नहीं सॉरी 1350 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। यानी अगर मान लीजिए 1300 भी पकड़िए और 5 कट्ठे की बात वो कर रहे हैं, तो 13×5 = माने 6500 स्क्वायर फीट का वो लैंड होगा। उस पे मकान बनाना है, बढ़िया मकान बनाना है। आज के डेट में एक ईंटे का कीमत आप निकाल लीजिए क्या है। ये जब मैं मकान बनाना स्टार्ट किया था 1987 में, उस समय ईंटे का कॉस्ट ओनली 60 पैसा था, 1 ब्रिक का कॉस्ट। आज के डेट में वो शख्स इतना बड़ा लैंड में मकान बनाने की बात कर रहा है अपने फैमिली के लिए। मतलब ये जांच का विषय है, आमदनी कहाँ से उनको इतना आया। अब वो इंक्वायरी ऑफिसर के पोस्ट के बाद ये इस पोस्ट में आए हैं। इंक्वायरी ऑफिसर का पोस्ट में बहुत कमाई है, क्योंकि जब जब आप किसी की इंक्वायरी कीजिए, असल में बैंक में ये जो इंक्वायरी वाला डिपार्टमेंट है ना, ये बैंक के लोगों के अंदर में होना ही नहीं चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन का काम होना क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर कोई बहुत है जो ऑनेस्ट होंगे, रिटायर्ड, उनका एक टीम बना देना चाहिए। और उनके हाथ में बैंक रिलेटेड कोई भी कंप्लेन अगर कस्टमर करता है, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले कंप्लेन बैंक ऑफिसर के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम उठता है तो कस्टमर बैंकिंग ओम्बुड्समेंट क्या बोलता है कि सबसे पहले आप बैंक में कंप्लेन कीजिए। और बैंक क्या करता है, उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में दे देता है, इंक्वायरी ऑफिसर को दे देता है, और ये लोग लगभग उसको लिपापोती कर देते हैं। तो कस्टमर क्यों फिर बैंकिंग ओम्बुड्समेंट में जाता है, फिर मामला बैंकिंग ओम्बुड्समेंट में जाता है। अब बैंकिंग ओम्बुड्समेंट एक कोरियर की तरह काम करता है। आप जो बैंकिंग ओम्बुड्समेंट को लिख के दीजिएगा, बैंकिंग ओम्बुड्समेंट उसको बैंक को फॉरवर्ड करता है। बैंक को जो बैंकिंग ओम्बुड्समेंट को बैंक जो रिप्लाई देता है, जो भी अपने आप को डिफेंड ही करेगा। कोई आदमी अपना जुर्म को स्वीकार करना नहीं चाहेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा। वो रिप्लाई बैंकिंग ओम्बुड्समेंट आपको भेज देता है। मतलब ही इज वर्किंग एज ए कोरियर बॉय, नथिंग एल्स। यहाँ पे कोई उनका अपना जजमेंट नजरिया नहीं होता है। उनको चाहिए कि कस्टमर क्या बोल रहा है और तुम रिप्लाई क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे नहीं कुछ होता है। और जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समेंट की तरफ से जो जवाब आता है ना, कि अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप सिविल कोर्ट में जाइए। मेरे पास लिखित में, मैं सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। और सिविल कोर्ट इतना आसान नहीं है, कोर्ट कचहरी एक आम आदमी के लिए। मतलब आप कोर्ट कचहरी में पैर रखे तो जो भी आपका काम था वो तो बंद हो गया। मतलब आपको तुरंत जो उपचार मिलना चाहिए था वो ना मिला और आप लटक गए।
अब कोर्ट से ठीक है, डिसीजन होगा, जब होगा तब होगा। तब तक आप कैसे अपना खाना खर्चा चलाएंगे वो आपको तय करना है। आपका काम धाम बंद, आपका सारा स्टाफ बेरोजगार, वो आपको तय करना है। इतना आसान नहीं है कि एक एक मामला को लेके आदमी कोर्ट पहुंच जाए। तो ये जो इंटरनल इंक्वायरी का सिस्टम है ना, ये एकदम बैंक के हाथ में नहीं होना चाहिए। मेरा एक सजेशन है, ये होना बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट IPS ऑफिसर जो रिटायर्ड होंगे उनका एक कमेटी होना चाहिए। ये कस्टमर का कंप्लेंट डायरेक्ट उस कमेटी में करना चाहिए बैंक के खिलाफ, और तब देखते हैं कैसे वो लोग बच पाएंगे। क्योंकि जब कोई ऑनेस्ट IPS ऑफिसर, देखिए IAS IPS का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं खुद IAS की तैयारी कर रहा था, और मैं जानता हूँ कि इतना आसानी से कोई IAS और IPS नहीं बन जाता है। बहुत रगड़ घस मेहनत करना पड़ता है, तपा देना पड़ता है। जैसे लोहा को शेप देने के लिए तपाया जाता है ना, उस तरह से वो पढ़ाई है। देखिए 3 पढ़ाई बहुत टफ है। मेडिकल की पढ़ाई, वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल हो, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर बनने जा रहा है तो वो जानता है कि उसकी पढ़ाई कितनी टफ होती है। मेरा जो दोस्त था ना, अभी जो आसनसोल में जो डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल PMCH वहाँ से वो अपना पढ़ाई किए हुए। तो वहाँ के पढ़ाई में सही पूछिए तो बहुत मेहनत है। और दूसरा ये CA का पढ़ाई, ये मैं देख रहा हूँ बेटी लोग को, ये लोग लगी हुई है एकदम दिन रात एक किए हुए, एकदम पढ़ाई में व्यस्त है। छोटी बेटी तो बहुत व्यस्त है, बड़ी बेटी के साथ थोड़ा सा ये सब आप पीछे का वॉल्यूम देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो IPS ऑफिसर का अगर कोई कमेटी बन जाए, जो बैंक का कोई भी कस्टमर को बैंक के ऑफिसर के खिलाफ जो भी कंप्लेन हो, उस कमेटी में कंप्लेन जाना चाहिए, और उसकी कॉपी बैंक में जानी चाहिए। उस कमेटी में जहां कंप्लेन जाएगा ना, और बैंक में जब उसका कॉपी जाएगा, बैंक खुद उसका इलाज चालू कर देगा। ठीक है, आप अपना इंक्वायरी डिपार्टमेंट रखिए, आप अलग इंक्वायरी कीजिए, और ये डिपार्टमेंट जब पुलिस ऑफिसर लोग इंक्वायरी करेंगे ना, तो पुलिस ऑफिसर के आगे में किसी की हिम्मत नहीं होती है। देखिए कोई भी आदमी गलत नहीं कर सकता है, पुलिस से सब कोई डरता है। अब बैंक अधिकारी तो उसके सामने अगर पुलिस आ जाए ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी बस। अब वो जानता है कि आएगा भी कौन उनसे पूछने, वही बैंक का अंदर का आदमी आएगा, चलो देख लेंगे, उसका कोई डर नहीं है। इसी तरह से वो पैसा कमाते आया है, और इसी तरह से वो लोग प्रॉपर्टी बनाता है। ये जांच का विषय है। वो आदमी के फोन का कॉल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। वो जिस आदमी से कल बात कर रहा था वो ब्रोकर था, और जब आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराइए, मैं कहता हूं एकदम जो टेस्ट कराना है वो टेस्ट कराइए, वो आदमी कबूल कर लेगा कि हाँ मैं बात कर रहा था। और कैमरा लगा हुआ है, CCTV, कस्टमर के सामने आप बात कर रहे थे, वो तो कैमरा में आ रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा होगा, और कस्टमर के साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे थे वो दिख रहा होगा। वो देखने से और ये जो इंक्वायरी होगी ना, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इस तरह के लोगों पे बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए जो किसी को बर्बाद करने का काम करते हैं। खैर, कल बाकी बातें अब कल। आज का समय यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने खुद सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, कृपया लोगों तक शेयर करें और लोग को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।